क्या मतलब अप्या अनाबिया का क्या होगा? माशाअल्लाह यहाँ इसके बाबा है, इसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इसे इतना प्यार देंगे, सब इतना इसका ख्याल रखेंगे कि इसे मुंह की कमी का एहसास ही नहीं होगा। मनफरह ने अनाबिया को गोद में उठाते हुए कहा, दुनिया को कोई भी रिश्ता औलाद के लिए मुंह की कमी पूरी नहीं कर सकता। शहरीन बहुत नपे तले अंदाज में बात कर रही थी कि इसे खुद वाज़ अल्फाज में कहना भी न पड़े और मनफरह खुद समझ भी जाए, जानती थी वो इसकी बात सुनकर भड़क ही उठेगी। तो फिर एक काम करें अप्या, आप गोद ले लें इसे। खाला तो बल्कि मां की तरह होती है, बल्कि बहन की विफात के बाद तो खाला को बहन के बच्चे और भी प्यारे और अजीज हो जाते हैं, तो आप ले लें इसे। वो अब इसके गालों को बारी बारी चूम रही थी जभी बेधियानी में ये बात बोल गई। अगर ध्यान के साथ बोलती तो कभी न बोलती, जानती थी शरीन की तो जान है अनाबिया में अभी भी मुसलसल 3 दिन वो चक्कर लगाता रहा था इसे देखने के लिए। क्या कह रही हो फ्री? शरीन बीवी को तो खोचका है, अब क्या अपनी वाहिद औलाद अपनी बेटी को भी खुद से दूर कर दे? कभी भी नहीं, मैं तो ऐसा कहूँ भी न उससे। वो परेशान थी आखिर किस तरह मनफरह को असल बात समझाएं। तो फिर एक ही हिल है, अनाबिया के लिए नई मामा ले आएं। क्यों अनाबिया हना मेरी गुड़िया के लिए मामा ले आएं, ताकि वो नई मामा के आ जाने से असली वाली मामा को ज्यादा मस न करे। लेकिन बिया नई मामा चाहे कोई भी, वो इतनी अच्छी नहीं होंगी जैसे आपकी पहली मामा थी। वो तो बहुत अच्छी थी, बल्कि किसी प्रिंसेस की तरह रखती थी आपको। मनफरह शहरीन को बेतवजही से जवाब देकर अनाबिया के साथ बातों में मसरूफ हो गई थी। महरीन के जिक्र पर आंखों के गोशे फिर भीग गए थे। शहरीन इसे देखी रही, फिर बहुत मध्यम आवाज में बोली, तो इसकी नई मामा तुम क्यों नहीं बन जाती? मनफरह जो अनाबिया को बेड पर लटाकर खेल में मग्न थी एकदम साकत हुई। कुछ सानिये तक यूनाई अनाबिया को देखती रही, फिर थोक नगलते शहरीन की तरफ देखा। आइंदा न सोचिएगा अप्या, न कहिएगा। दोबारा रुख अनाबिया की तरफ हो गया, लेकिन अब चेहरे पर बुला की सख्ती थी। क्यों क्यों न सोचूं, क्यों न कहूं? तुम इसकी वाहिद दोस्त हो, बहन हो, क्या तुम इसकी जगह नहीं ले सकती? मुझे बहुत मजबूरी में ये बात कहनी पड़ रही है मनफरह, वरना अगर महरीन की कोई छोटी बहन होती तो हम बुला तवक्फ की यशरीन की शादी उससे कर देते। वजह सिर्फ ये बची है जिसकी वजह से मुझे तमही बार बार रोकना पड़ रहा है। इसे मुंह की जरूरत है मनफरह, और कोई खैर कभी भी इसे सगी मुंह जैसा प्यार नहीं दे सकती। शहरीन अब सोफे से उठकर इसके पास आकर बैठ गई थी। मैं चलती हूँ, चाचा बस आने वाले होंगे। मनफरह को लगा अगर शहरीन अनाबिया की मुहरूमी का हवाला इसे बार बार देती रही तो वो पिघल जाएगी, और पिघलना वो चाहती नहीं थी। हाँ तुम जाओ, तमही भला किया कर्ज उसकी बेटी से वो अपने रब के पास चली गई, शायद पुरसकून इसीलिए थी कि इसे यकीन होगा मेरे बाद मेरे पीछे मेरी बेटी को मेरी अजीज जान दोस्त संभाल लेगी। लेकिन नहीं, तमही जरा परवाह नहीं इस छोटी बच्ची की। उस दुनिया में तुम वाहिद हो जो बल्कि इसकी मुंह का नमल बदल हो सकती हो, लेकिन जब तुम ही इसको ठकराई हो तो कोई और क्या खाक इसे अपनाएगा। शहरीन को मालूम था मनफरह जज्बाती ब्लैकमेलिंग के बगैर नहीं मानेगी। अप्या मैं इसे ठकरा नहीं रही हूँ, आपको क्या मालूम बिया मेरे लिए क्या है? वो मेरी खुद की औलाद की तरह है। मैं इसे साथ ले जाती हूँ, अब शरीन को मना ली। अब मनफरह ने तर्क का एक नया पत्ता फेंका। मैं हरगिज़ एक बेटी हो इसके बाप से जिदा नहीं करूँगी। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस, मुझे महरीन की बेटी को पालने के लिए महरीन की दोस्त की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। इसे रोकना था किसी भी तरह। अप्या पल्स बस चुप कर जाएं, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज अप्या समझी, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़ गई। उसने मेरी बहन का ख्याल न रखा, और फिर मैं कैसे महरीन की मोहब्बत महरीन के शोहर के साथ हंसी खुशी रहूं? नहीं अप्या नहीं, आप मत करें ऐसा मतालिबा प्लीज। मेरी रूह छलनी हो जाएगी, मगर मैं महरीन की जगह नहीं ले सकती। वो बल्क बल्क कर अपनी बात कहते आखिर में जमीन पर बैठकर ही रोने लगी थी। तुम मरी भी बहन हो। मेरी एक बहन के जाने के बाद इसकी जगह सिर्फ तुम ही ले सकती हो। इसके जाने के बाद हम सब की जिंदगी में आने वाले खला को सिर्फ तुम भर सकती हो। उस अधूरेपन को, उस मासूम की महरूमी को सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। मान जाओ मेरी गुड़िया, वरना अगर तुम चली गई तो ये बच्ची अधूरी और तन्हा रह जाएगी। न इसकी वो तरबीत होगी जो एक मुंह करती है, न इसे वो दोस्त मिल सकेगा जो मुंह की शक्ल में होता है। मुझे लगा था जब मैं बिया की मुंह के बगैर अधूरेपन वाली बात करूंगी तुम फौरा मान जाओगी, क्योंकि तुम तो उस महरूमी को खूब समझ सकती हो, उस खला को, उस अधूरेपन के एहसास को। शहरीन इसके पास ही फर्श पर बैठकर इसका सर सहलाते हुए ये सब कह रही थी। कितने ही पल खामोशी से बैठ गए, उस खामोशी को दरवाजे की खटखट ने तोड़ा। अप्या आमिर चाचो आ गए। असद था जिसने मुतूरम आंखों के साथ दराजे से झांक कर कहा था,
महरीन का चेहरा अभी आंखों से निकला जो न था। मैं चलती हूँ अपिया, अल्लाह हाफ़िज़। मनफरह ने झटके से उठकर अबाया और बैग उठाया, एक नज़र बिया पर डाली और बाहर निकल गई। बाहर निकलने से पहले शहरीन के अल्फाज इसके कानों में पड़े। एक बार फिर सोच लो, वरना सुन लो कि आज के बाद यह मत आना न हमसे मिलने न अनाबिया से। इसने सिसकते दिल के साथ ये सना और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन ये किया जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अगला कदम उठाने से पहले ही इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। सामने लावंज में रखे सूफों पर सवाए शरीम मुल्क के हर फर्द जमा था। आमिर साहब भी। वो नीचे आई और इसके पीछे ही शहरीन भी अनाबिया को लिए आ गई। जा रही हो बेटा? सबकी नज़रें उस पर जमी थीं और ये सवाल दाऊद बैग की तरफ से आया था, जिन्हें वो महरीन के रिश्ते से नाना अबू ही कहती थी। जी नाना अबू, उसने सर झुकाकर बना किसी को देखे कहा। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मेरा एक गलत फैसला 3 लोगों की जिंदगियां तबाह। की बात अधूरी रह गई। मनफरह तड़प करान के पास आई। नहीं नहीं नाना अबू, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जो किया सब बलकर ठीक किया। ये सब इसी तरह होना था। हलेज मुझे अपनी नवासी की तरह समझें और शर्मिंदा न करें। वो फर्श पर बैठी उनके घुटनों पर हाथ रखे बोल रही थी। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी मालूम न था। तुम यकीन जानो, अगर शरीम ने एक लफ्ज़ भी बता दिया होता तो इस तरह न होता। वो इसके झुके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। नहीं नाना अबू, क्यों मुझे तकलीफ देते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी तुम तो बल्कि महरीन की तरह हो, छोटा सा नाजुक सा दिल। अगर मुझे माफ़ कर दिया है तो मरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दो ना, मेरी महरों की जगह संभाल लो, सिर्फ उस मासूम बच्ची की खातर। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में लेकर कहा। नाना अबू, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझे बार बार ये कहकर शर्मिंदा न करें नाना अबू। महरो थी, मैं क्या हूँ जो इसकी जगह लूंगी? नहीं नहीं, वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम ही तो जो इसकी जगह ले सकती हो। तमही जब जब देखता हूँ मुझे लगता है मेरी महरो आ गई। वही हंसना, वही रोना, वही बातें, तुम बिल्कुल इसी का अक्स हो। नाना अबू की बातों से सबकी आंखें फिर से झिलमिल होने लगी थीं। मनफरह बेटा, महरीन ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। देखो, इसकी बेटी को अपनी मां की आगोश चाहिए। मान जाओ वरना वो मुंह से मुहर्रम रह जाएगी। ये आवाज़ आमिर चाचू की थी। उसने हैरत से सर उठाकर चाचू को देखा। चाचू ने सर को असबात में हिलाया, वो मुंह नीचे किए रोती रही। फिर चेहरा झुकाए झुकाए बोली, मैं ये शादी सिर्फ अनाबिया की मां बनने के लिए कर रही हूँ। मेरा शरीम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं उस घर में सिर्फ अनाबिया की मां बनकर जाऊंगी। उसने सर नहीं उठाया था, इसे लगा था शायद किसी को भी ये बात ठीक न लगे। लेकिन फिर कानों में नाना अबू की आवाज़ आई। ठीक है बेटा, यही बहुत है कि अनाबिया को मां मिल जाएगी। शरीम को मैं समझा दूंगा। सब ने सिक्का सांस लिया। अनाबिया को मां मिल रही थी। महरीन की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सत्तारा 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 सत्तारा। शरीम को मालूम था सब लोग अजीम हाउस गए हैं, वजह से ये बताई गई थी कि मनफरह जा रही है, इसे मिलने जा रहे हैं। उसने न कोई अच्छा तासर दिया था न बुरा। इसकी जिंदगी जैसे रक्सी गई थी। दिन रात बस खामोशी से गुजर रहा थे। अभी भी वो कमरा बंद किए सर बेड करावन से लगाए बैठा था। एक एक चीज को देखता जो इसे महरीन की याद दिला रही थी। अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। पहले मनफरह आई पर वो मिल न सकी, फिर महरीन मिली, इसकी आदत हो गई तो अब वो चली गई। अब तो स्वाए तन्हाई के कुछ भी पास नहीं। दरवाजा बजा तो इसकी सोच टूटी। अठक दरवाजा खोला तो सामने बाबा खड़े थे। मुझे बुला लेते आप बाबा। खैरियत, सब ठीक है? शरीम ने उन्हें अंदर आने की जगह देते हुए पूछा। जी जी बेटा, सब ठीक है। आप बैठो और एक बात बताओ। इन्होंने इसे सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी पूछी बाबा। मुझसे नाराज हो क्या अब तक? क्यों बाबा, भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? मैंने तुमसे एक बार भी तुम्हारी पसंद या मर्जी नहीं पूछी थी और अपना फैसला तुम पर मुसलत कर दिया था। अगर मैं तब ही तुमसे पूछ लेता तो आज ये सब न होता। उन्होंने बुझे दिल से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ये सब किस्मत में लिखा था होना। इसमें आपका या किसी और का कोई कसूर नहीं है। आपने तो बेशक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था। महरीन जिसैसी शरीकियत मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी बाबा। पर बेटा, मैंने जुल्म तो किया न तुम्हार साथ।
बाबा अब आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मैंने महरीन के साथ जिंदगी का एक अच्छा दूर गुजारा है, पर वो मुझे बीच राह में बहुत जल्दी अकेला छोड़ गई। वो गमगीन लहजे में कह रहा, शरीम शादी कर लो बेटा, अनाबिया को मां की जरूरत है। उन्होंने अपने आने का अगला मकसद शुरू किया। बाबा हरगिज़ नहीं, मुझे नहीं करनी अब शादी। अनाबिया महरी कल जिंदगी है, अब बस इसी के साथ रहना है। अब बाकी मामा ही ने वो ख्याल रखेंगी इसका। वो कभी भी नहीं सोच सकता था दूसरी शादी का। हम सोच लेता अगर मनफरह को वो सख्त नफरत आमीज राया ने देखा होता, लेकिन इसे एक मुंह चाहिए और फरा से मुंह मिल रही है। मनफरह राजी है इसकी मुंह बनने के लिए। क्या मतलब मनफरह शादी कर रही है मुझसे? वो हैरान हवा था शदीद। हम लेकिन सिर्फ ब्याह की मुंह बनने के लिए। वो कह चुकी है तुमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, हती कि वो रहेगी भी अलग कमरे में। वो बस अनाबिया के लिए उस रिश्ते को जोड़ रही है। उन्होंने दिखी दिल से बताया। इतनी नफरत करने लगी वो मुझसे बाबा। इसे क्यों यकीन नहीं आता का मैंने नहीं बताया था वो सब महरो को? उसने अपना सर हाथों के बीच गिराया। बेटा महरो इसका सबसे करीबी और वाहिद रिश्ता थी, और तुम देख लेना कि ये नफरत वक्ती होगी। जब तुम दोनों नकाह के रिश्ते में बंध जाओगे वो रफ्ता रफ्ता सेठ हो जाएगी। अभी तो जख्म ताज़ा है ना। इन्होंने इसका झका सर अटकाया। नहीं बाबा, इसकी दोस्ती मोहब्बत कुर्बानी नफरत सब बहुत शदीद होता है, अब भी वो नहीं बदलेगी। खैर अनाबिया की मुंह तो पूरी दुनिया में सिर्फ वही बन सकती है। मैं राजी हूँ, शरीम ने अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए कहा। सत्तारा 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 सत्तारा। अगली शाम ही निकाह की तकरीब नहायत सादगी से अदा कर दी गई थी। मनफरह अजीम हाउस से रखसत होकर मुल्क हाउस आ गई थी। शुमसा बेगम और अजीम साहब ने इसे बेटी की तरह दाऊं के साथ रखसत किया था। वो शहरीन के गले लगकर खूब रोई थी, हर बात पर हर दुख पर। महरीन की याद इसे बेहद तड़पा रही थी। मनफरह को अजीम हाउस में मुकीम 1 माह का अरसा हो गया था। उस 1 माह में वो हर तरह से यहाँ से छूट चुकी थी। अकराम और सालिहा बेगम बल्कि इसी तरह इसे भी चाहते थे जैसे महरीन को चाहते थे। इन्होंने महरीन को भी हमेशा अपनी बेटी समझा था और अब मनफरह को भी। इब्तिदा में मनफरह उन दोनों को अंकल आंटी कहती थी, लेकिन फिर एक दिन अकराम साहब ने उससे कहा था वो उनके लिए महरीन की तरह है, वो इसे हर वक्त महरीन की याद दिलाती है। उस घर में महरीन की जगह को उसने भर दिया है। सो वो इसे शरीम के रिश्ते से न सही महरीन के रशे से मामा बाबा ही कहा करे। और मनफरह ने इनकी उस बात को फोरा मान लिया था। न सिर्फ उसने उन्हें माँ बाप कहना शुरू किया था, बल्कि वो उन दोनों का बल्कि माँ और बाप की तरह ही ख्याल रखती। सालिहा बेगम के साथ तो उसकी बल्कि वैसी ही दोस्ती हो गई थी जैसी सालिहा बेगम की महरीन के साथ थी। उस पूरे 1 माह में वो आपस में ज्यादातर महरीन की बातें ही करती पाई जाती। महरीन उस घर से उस दुनिया से जाकर भी इनकी बातों इनकी यादों इनके तज़क्कुरों में जिंदा थी, और ये जिंदगी तो शायद इसकी दायमी थी कि वो इनके दिल व दिमाग से कभी महव नहीं हो सकती थी। वो जब भी महरीन का जिक्र करने लगती हमेशा रोकर ही उठती। इसके दिल में अभी तक बस एक ही मलाल था कि महरीन उस झटके को कबूल नहीं कर पाई थी, इसीलिए चली गई। वो उसकी मवत का ज़िम्मेदार शरीम को और ख़ुद को समझती थी। और सिर्फ मनफरह ही नहीं बल्कि शरीम भी उस दिन की मनफरह की बातों के बाद से खुद को ही मुजरम गर्दानने लगा था कि अगर मैंने उस दिन एहतियात से काम लिया होता, मोबाइल अधर न छोड़ा होता, तो महरीन ये सब न जान पाती, न जानती, न हर्ट होती, न ये सब होता। उन दोनों को ही सब लोगों ने अलग अलग कितना समझाया वो समझ जाते, लेकिन फिर दोनों को दोनों की तन्हाई में जब जब महरीन की याद आती, उसकी कमी का एहसास होता, तो अपना कसूर, अपना जर्म एक नए सिरे से हरा होने लगता। यही वजह थी जो अभी तक दोनों एक दूसरे के साथ सीट होना तो दूर की बात, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। मनफरह इसे मुजरम समझती थी उसलिए, और शरीम को लगता था वो उससे बात करेगा, उस रिश्ते का इसे एहसास दिलाएगा, तो मनफरह समझेगी कि वो महरीन के मर जाने और इसकी ज़िंदगी में आ जाने से बहुत खुश है। इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे से गिरेज बरत रहे थे। उस सार वक्त में मनफरह की सबसे पहली तरजीह अनाबिया थी। वो इसका बल्कि एक मुंह की तरह ख्याल रखती। रात को इसकी एक आहट पर मनफरह की आंख खल जाना, जरा सा रोने से मनफरह का बेचैन हो जाना, इसकी एक एक हरकत पर पहरुं खुश होना, इसे हर वक्त साथ रखना, पास रखना, इसकी भूख प्यास का हमा वक्त ख्याल रखना। शाइबा तक न पड़ता था कि वो इसकी सगी मां नहीं है। वो इसे देख देख के जीती थी।
इसकी सुबह अनाबिया की सुबह के साथ ही हवज जाती और रात जब तक न होती जब तक अनाबिया सुकून की नींद न सो जाती। ग़र्ज़ ये कि ऐसा मालूम होता था जैसे इसकी ज़िंदगी का अब बस एक ही मकसद है, अनाबिया अनाबिया और अनाबिया। 1.5 माह का अरसा गुजर गया था लेकिन शरीम और मनफरह के ताल्लुकात अब भी वैसे ही थे। सालिहा बेगम अब परेशान होने लगी थीं कि आखिर ये दोनों किस तरह ठीक होंगे। मनफरह को शहरीन ने भी समझाया था लेकिन इसकी एक ही रट थी कि मैंने ये शादी सिर्फ अनाबिया के लिए की थी और मैं अब भी सिर्फ अनाबिया के लिए उस घर में हूँ। शरीम को समझाया जाता तो इसके पास भी एक ही जवाब था, वो ठकरा देगी मुझे दोस्त की खातर। पहले भी तो इसकी पहली तरजीह दोस्त थी ना, अब तो वो मुझसे नफरत करने लगी और वैसे भी मैं अब अकेला रहना अकेला जीना सीख चुका हूँ। वो जिसको हमसफर में आया था वो तन्हा छोड़ गई, एक चुप से अकेला कर गई से मेरी वफा मेरा एतबार याद न। ग़र्ज़ ये कि कोई भी पहल करने को तैयार न था। सालिहा बेगम जानती थीं अगर हालात इसे ही रहे तो उस सब का सबसे पहला असर बिया की ज़िंदगी पर पड़ेगा। वो माँ और बाप को तो पालेगी लेकिन माँ बाप के मुश्तरका प्यार से महरूम रह जाएगी। इसीलिए ठीक 2 माह के का अरसा गुजरने के बाद जब सालिहा बेगम और अकराम साहब से मजीद ये सब देखना मुश्किल हो गया तब इन्होंने एक फैसला किया। वो दोनों मियां बीवी यहाँ से इस्लामाबाद चले जाएंगे क्योंकि इनका यहाँ रहना ही वो सबब है जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा। शरीम को जब किसी काम या चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो अपनी मां से कहता, मनफरह को जब तन्हाई का एहसास होता वो अपनी सास से बातें करती। इसीलिए सालिहा बेगम जान गई थी कि जब वो यहाँ होंगी ही नहीं तो उन दोनों को बहालत मजबूरी या बहालत खुशी जो भी एक दूसरे को पकारना पड़ेगा, एक दूसरे से मुखातब होना पड़ेगा। उस सोच के आते ही वो दोनों मियां बीवी अबा जान की बीमारी का बहाना करके इनके पास आ गए। अब अजीम हाउस एक बार फिर सिर्फ एक जोड़े का मस्कन था। हम बस फ़र्क ये था पहले वाला जोड़ा यहाँ अकेला अपनी खुशी और एक दूसरे की संगत में सुकून से रह रहा था और अब वाला ये जोड़ा मजबूरी और एक दूसरे के साथ तन्हाई में बेसुकूनी के साथ रह रहा था। शुरू के 2 दिन मनफरह ने अपने मेके, जिसे इसके मेके का नाम अजीम और शमसा बेगम ने दिया था, वहाँ गुजारे। क्योंकि वो जानती थी शरीम के साथ अकेली होगी तो इसे देखना भी होगा, इसे मुखातब भी करना पड़ेगा और बातचीत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए उस सब बातों के लिए खुद को तैयार करने की गर्ज से वो यहाँ रुकी थी। 2 दिन वहाँ गुजार कर वो शरीम के साथ वापस आ गई थी। दिन गुजर रहे थे लेकिन अब भी बेकैफ। वो इसके उठने से पहले इसका नाश्ता तैयार कर देती और इसके आते ही इसे खामोशी से सरो कर देती। वो बात करता भी तो सिर्फ अनाबिया के मुतालिक और वो जवाब देती भी तो सिर्फ हम या ना। खाना अलग अलग ही खाते, सोना अलग कमरों में होता। वो चाहता था कि उसकी गलत फाहमी दूर कर दे लेकिन वो इसके पास रखती ही कब थी जो वो उससे बात करता। ऐसे में वो शदत से महरीन को याद करता कि काश महरो तुम न गई होते हम एक दूसरे की संगत में, कितना खुश थे। और एक बार फिर वो खुद को मलामत करने लग जाता कि क्यों तुम उस राज की हिफाजत न कर सके, क्यों तुमने बेआहतियाती की। वो अकेले में बैठकर महरो ये बातें करता कि क्या तुम उस जहान से मुझसे नाराज होकर गई हो, क्या तमही मेरे साथ गुजरी रिफाकत याद न थी जब मैंने तमही जरा भी किसी तशंगी का एहसास न दिलाया, तुम क्यों मुझसे बदगुमान हो गई थी महरीन। हालांकि ये सच है कि मैं तुम्हारी संगत में खुश था, पुरसकून था। वो खुद को कितने ही लानत व मलामत करता और उस वाक़े पर सबसे ज्यादा खुद को सरजनिश करता। सच तो ये था कि इसे सिर्फ मनफरह ही की गलत फाहमी दूर करने की ज़रूरत न थी, खुद को भी उस गिल्ट से निकालना था जो वो नहीं कर पा रहा था। सत्तारा 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 सत्तारा। आज भी वो सारे दिन का थका हारा घर लौटा था, दरवाज़ा अपने पास मौजूद चाबी से खोलता हवा घर में कदम रखा। लाउंज की लाइट खली थी लेकिन वहाँ कोई मौजूद न था। इसे लगा शायद वो किचन में होगी। वहीं सूफे पर बैठकर इसका इंतजार करता रहा क्योंकि इसके घर पहुंचने के बाद वही इसके लिए पानी का गिलास लाती थी। वो अलग बात थी कि पिछले 1 माह से इसकी वापसी पर इसे सलाम करने और इसे पानी देने के अलावा वो और कोई बात नहीं करती थी, लेकिन आज जब काफ़ी देर इंतजार के बाद भी वो किचन से न निकली और न ही किचन से किसी किस्म की कोई आवाज़ आई, तब इसे खुद उठकर किचन का रुख करना पड़ा। लेकिन ये क्या, आज तो किचन खाली था। वो आज कुछ लेट ज़रूर हो गया था लेकिन इतना नहीं कि वो इसका इंतज़ार भी न कर सकी। हम बेशकिन के रिश्ते में ऐसा कुछ न था कि वो इसके लिए अपना खाना छोड़ती, इसके साथ खाना खाती, फिर वो बैठकर बातें करते, फिर कुछ देर अपनी 9 माह की बेटी के पास रखते, फिर एक अच्छी रात गुजार कर साथ सोते। ऐसा कुछ न था लेकिन इतना ज़रूर था कि वो इसका इंतज़ार करती, पानी देती, खाना
गरम करके निकाल देती और फिर अपने और अपनी बेटी के मुश्तरका कमरे में जाकर सो जाती। वो पिछले 1 माह से अकेले ही खाना खा रहा था। खैर किचन से निकलने के बाद इसका रुख इसके कमरे की जानिब था। दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर अंदर देखा तो लब मुस्करा उठे अंदर कदम रखा और उस मंजर को देखने लगा जो सामने था। अनाबिया बेड पर लेटी थी और वो इसे सलाते सलाते खुद भी सो गई थी। एक हाथ अनाबिया के ऊपर था जबकि दूसरा हाथ अनाबिया के सर के नीचे। एक मुकम्मल मंजर था। अनाबिया चंद ही माह में से बहुत मानूस हो गई थी। वो कुछ देर यूनाई उन दोनों को देखता रहा। इसका दिल चाहा कि अनाबिया के सर के नीचे से इसका हाथ निकाल दे ताकि वो पुरसकून होकर लेट जाए, लेकिन अगर वो उठ गई तो शायद इसे इसका छोना अच्छा न लगे। इसी ख्याल के तहत वो वापस आ गया। इसे याद आया इसे इसका छोना पहले भी अच्छा न लगता था, लेकिन तब वो कहती थी, शहरी पहले तुम मेरे मुहर्रम बन जाओ फिर मैं तुम्हें हर हक दे दूंगी। और वो खुद भी यही चाहता था कि वो इसे जब छोए तब वो इसकी मुहर्रम हो। और अब तो इसकी मुहर्रम भी थी, फिर भी उससे कितनी दूर थी, कितने फासले थे इनके दरमियान जो वो चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। माजी की सोचों को जहन से झटक कर जब इसे भूख का एहसास हुआ तो उसने खुद ही किचन का रुख किया। खाना तैयार था, गर्म करके बर्तनों में निकालकर खाना खाया और एक बार फिर दबे कदम अनाबिया और इसके कमरे का रुख किया। वो भी उस मंजर का हिस्सा बनना चाहता था। इसका दिल भी एक बार फिर से मुकम्मल फैमिली की ख्वाहिश करने लगा था। इसकी मोहब्बत इसके पास मौजूद होकर भी इसके पास न थी। ज्यादा नहीं, बस इतनी सी तो चाह थी वो इसे गलत समझना छोड़ दे, इसका एतबार करे, उससे हंसकर बात कर ले, इसे वही हक दे जो एक शोहर का होता है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को कुछ मानने को तैयार ही न थी। वो इसकी बेटी को वो प्यार जरूर दे रही थी जो एक मां अपनी बेटी को देती है। सत्तारा 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 सुबह मामूल के मुताबिक थी। वो किचन में थी। वो अनाबिया के साथ नाश्ते के लिए तैयार बैठा था। नाश्ता किया और इसके लावंज से निकलने पहले उससे कहा, मुझे अपना रूम साफ करवाना है। कोई काम वाली नज़र में हूँ तो हलेज से बुलवालीना या मुझे बता दूँ मैं बुला लूँगा। मुमा से कह देता, लेकिन पत्ता नहीं फिर वो क्या स्विचिंग, इसीलिए किसी और से नहीं कह रहा। अलमारियों का कबर्ड्स वगैरह सब पर बहुत डिस्ट हो रही है, इसीलिए उसने इसे अनाबिया के साथ मसरूफ देखकर एक साथ ही अपनी बात मुकम्मल की। ओके मैं साफ कर दूंगी। मनफरह को शदत से नदामत का एहसास हुआ कि वो एक औरत है और एक औरत के घर में रहते हुए किसी का कमरा या चीज़ें गिनती पड़ी हैं। वो इसकी हर ज़रूरत का बुला कहे ख्याल रख रहा था, तो कम अज़ कम इसे एक औरत होने के नाते इसके कमरे की सफाई का ख्याल तो रखना चाहिए था। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो रहने दो, बस मुझे किसी मासी का बता दो, मैं किसी काम वाली को जानता नहीं हूँ। वो जानता था वो इसके कमरे में आज तक नहीं गई, और शायद अब भी नहीं जाना चाहती, तो वो क्यों उस पर मुसलत करे। नहीं, मैं कर दूंगी। सॉरी, मुझे उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। वो अनाबिया को लिए बाहर सहन में आ गई और वो मजीद बात न कर सका।